Hello students, welcome to chemistry class. This is our next lecture. In previous lecture we start the new chapter that is chemical bonding, chapter number 5. उसमें हमने इंट्रोडक्शन स्टडी किया था कोजल एंड लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ये भी टॉपिक हमने पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑक्टेट रूल. ओके, सो ऑक्टेट रूल देखो. इन 1916 कोजल एंड लेविस प्रपोज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी for explaining the formation of chemical bond known as a electronic theory of valency. ऑक्टेट रूल जो है वो कोजल एंड लेविस ने प्रपोज किया है. मतलब कोजल एंड लेविस ने 1916 में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी थी, ठीक है, फॉर एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी. मतलब केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए उसने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी थी कोजल एंड लेविस ने, वो भी 1916 में. उस थ्योरी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी. और वो थ्योरी क्यों दी थी? फॉर एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. मतलब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी प्रपोज हुई थी 1916 में. कोजल एंड लेविस ने वो प्रपोज की थी और उसका नाम उसने रखा था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी. दिस थ्योरी इज़ मेनली बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल डेवलप बाय द लेविस. ये जो थ्योरी है वो किसके ऊपर डेवलप है? दिस थ्योरी मेनली बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल. वो ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस करती है और वो डेवलप की है बाय लेविस ने. ठीक है, किसने डेवलप की है? लेविस ने डेवलप की है, वो भी ऑक्टेट रूल के बेसिस पे. सॉरी, मतलब ये जो ऑक्टेट रूल है उस ऑक्टेट रूल के बेसिस पे लेविस ने वो थ्योरी को डेवलप किया. एंड ऑक्टेट रूल जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस. और जो ऑक्टेट रूल किसके ऊपर बेस करता है? स्टेबिलिटी ऑफ द नोबल गैस. ठीक है, थ्योरी किसके ऊपर बेस करती है? थ्योरी बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल. ठीक है, एंड दैट ऑक्टेट रूल बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस एलिमेंट. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस एलिमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? नोबल गैस एलिमेंट के ऊपर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है. ठीक है, सो थ्योरी electron theory of valency that is developed by the Lewis that based on the octet rule, and that octet rule is based on the stability of noble gas element due to presence of 8 electrons in the valence shell. क्योंकि noble gas element में लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8. उसकी वजह से वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होता है. ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कोजल एंड लेविस ने केमिकल बॉन्ड के एक्सप्लेनेशन के लिए केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के एक्सप्लेनेशन के लिए थ्योरी दी थी जिसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहते हैं. ये थ्योरी जो है थ्योरी डिपेंड्स ऑन द ऑक्टेट रूल, based on octet rule, and that octet rule is based on the stability of noble gas element, and that noble gas element contain the 8 electron in the valence shell. Okay, then उसके बाद दिस रूल स्टेट दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एटम लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन सो दैट इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट और वैलेंस शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स. दिस रूल स्टेट दैट, अब ये जो ऑक्टेट रूल है वो क्या बताता है? ठीक है, ऑक्टेट रूल जो है वो इसके ऊपर बेस करता है स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस के ऊपर, और वो भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 8 इन द आउटरमोस्ट शेल. अब ये रूल बोलता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है या फिर शेयर करता है, सो दैट इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट और वैलेंस शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन. मतलब कोई भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो वो क्या करता है? केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे वो एटम दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है या फिर शेयर करता है, जिसकी वजह से उनके आउटरमोस्ट, मतलब जो एटम कंबाइन होने वाले केमिकल बॉन्ड से उन एटम की आउटरमोस्ट शेल जो है वो वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाती है. दैट कंटेन्स द 8 इलेक्ट्रॉन. वो क्या कंटेन करती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करती है. एंड देयरफॉर एटम अटेन द नियरेस्ट इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. उसके वजह से जो एटम है वो क्या अटेंड करता है? नियरेस्ट इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड करता है. ठीक है, दैट एटम अटेन्स द नियरेस्ट इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. वो एटम क्या अटेंड करता है? नियरेस्ट इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड करता है. देयरफॉर द एटम अटेंड द नियरेस्ट इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है, देन द ऑक्टेट रूल इज़ फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन एक्सप्लेन द नॉर्मल वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट. और ये ऑक्टेट रूल जो है वो यूज़फुल भी है
इन एक्सप्लेनिंग द नॉर्मल वैलेंसी ऑफ एलिमेंट की अगर नॉर्मल वैलेंसी अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेट रूल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इन द स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में केमिकल एटम का केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है उसकी स्टडी भी हम ऑक्टेट रूल में करते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल के यूजेस दिए कि ऑक्टेट रूल किस में यूज़ है, इन एक्सप्लेनिंग द नॉर्मल वैलेंसी ऑफ एलिमेंट की नॉर्मल वैलेंसी क्या है वो बताने के लिए। एंड इन द स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एटम का केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए, इसकी भी स्टडी वहाँ पे की जाती है। ठीक है, दैट इज़ इन द स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम leading to the formation of molecule. And however it should be noted that the octet rule is not valid for hydrogen and lithium atom। और ये भी नोट किया कि octet rule जो है वो हाइड्रोजन एंड लिथियम के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन जो है दैट कंटेन द वन इलेक्ट्रॉन एंड दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल, एंड फर्स्ट शेल की कैपेसिटी जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। बिकॉज ऑफ दैट अगर उसको स्टेबल होना है तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकता है। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन ले भी लिया तो इट कंपेयर्स डुप्लेट नॉट अ ऑक्टेट। ओके, एंड सेम हियर फॉर लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको अगर स्टेबल होना है तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है लिथियम के एंड सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अगर स्टेबल तो उसको टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स को कोई देगा नहीं, तो बेटर ये रहेगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसकी ये जो शेल है वो पूरी की पूरी शेल ही हट जाती है। ठीक है, मतलब सेकेंड शेल ही बचती है, और सेकेंड शेल ही बच गई तो इनडायरेक्टली वो 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगी। तो हाइड्रोजन एंड लिथियम कंप्लीट देयर डुप्लेट। ठीक है, इट डज़ नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। तो ये पॉइंट है, ये एक्सेप्शनल केस है। एंड दिस एटम टेंड टू हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, उनके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिमिलर दैट ऑफ हीलियम विच कॉल्ड द डुप्लेट। तो आपको समझ आएगा इन शॉर्ट ऑक्टेट रूल क्या है। एक बार रिवाइज कर रहे थे कि ऑक्टेट रूल जो है वो कैसे आया है। ये 1960 में कोज़ल एंड लेविस ने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रपोज की थी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द केमिकल फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड दैट नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ये थ्योरी मेनली किसके ऊपर बेस करती है, ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस करती है, जो किसने डेवलप किया, लेविस ने डेवलप किया। ठीक है, दिस थ्योरी मेनली बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल डेवलप बाय द लेविस and that octet rule is based on the stability of noble gas due to presence of electron on the valence shell। and ये जो रूल है that rule octet rule state that during the formation of chemical bond atom loss gain share electrons so that its outermost shell or orbit get complete with 8 electrons that contain 8 electrons and therefore the atom attain the stable electronic configuration of the nearest noble gas। ठीक है, and this octet rule is found to be very useful for explaining the normal valency of element। normal valency explain करने के लिए हेल्प करता है, इस वजह इन द स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जब होता है तब एटम का केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है इसकी स्टडी भी वहीं पे की जाती है। एंड इट शुड बी नोटेड दैट कि ऑक्टेट रूल जो है वो हाइड्रोजन लिथियम के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लॉस करके गेन करके वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ला सकते हैं फर्स्ट शेल में, क्योंकि फर्स्ट की कैपेसिटी भी 2 की होती है और वो 2 ही इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं, मतलब वो अपने डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उनको ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता है। देन उसके बाद ये हो गया ऑक्टेट रूल के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। ठीक है, नाउ आयनिक बॉन्ड में हम सबसे पहला देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसके पहले भी मैंने आपको एनर्जी के बारे में बताया था, हमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना, दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ NaCl। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख के दिया। देखो यहाँ पे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन दिया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो Z से डिनोट करते, जो हम Z=11 लिखा है। ठीक है, मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरीके से लिया, अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग और इन जनरल लिखा है। तो इन जनरल फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन से तो 2 + 8 + 2 10, 10 + 1 11 हो गया। और अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते तो उसका कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ओके, एंड इससे हमें ये पता चला कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसको अगर स्टेबल होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो वो 1 इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना पड़ेगा या फिर उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं उसमें से क्या पॉसिबिलिटी है। अब क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, तब उसमें देखो
2 फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 7। ठीक है, उसको अगर स्टेबल होना है तो उसको एक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो वो स्टेबल हो सकता है। ठीक है, और अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 इन दोनों को मिला के 7 है। ठीक है, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब हमें फिर से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करके उसको स्टेबल करना है। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड क्लोरीन इट्स गेन्स दैट 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एंड क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो सोडियम इसमें दिया एक्सप्लेनेशन कि सोडियम हैज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम का अगर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो सेंटर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस है, फिर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड लास्ट शेल में बचा है 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही क्लोरीन का अगर ड्रॉ किया तो क्लोरीन के इसमें फर्स्ट इसमें 2, सेकेंड इसमें 8 एंड थर्ड इसमें 7, ऐसे उसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जो हमने इसके पहले तो वैसे भी देखा है। ठीक है, तो ये वाला जैसे 281 सोडियम के केस में है 281, सोडियम के केस में है 281 एंड क्लोरीन के केस में है 287। तो देखो, इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा तब जाके वो स्टेबल होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा तब जाके वो स्टेबल होगा। सो सोडियम हैज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, कहाँ पे प्रेजेंट है, लास्ट शेल में। सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लॉस दैट 1 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ठीक है, टू एक्वायर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन। और अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बचता है 28 मतलब 10, जो कि किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 10 है और एक नोबल गैस है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि उस पर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब ये सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 28 इतना कॉन्फ़िगरेशन अटेगा, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका एटम नंबर 11 281 उसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दिया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 28। ठीक है, एंड दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द नियॉन हुज एटॉमिक नंबर 10, वो किसके जितना होता है, नियॉन के जैसे हो जाता है। देन उसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन हैज़ अ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 287। तो उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है कितना हो जाता है, 2 8 एंड 8, 288। वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, एंड उसकी वजह से उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 + 8 10, 10 + 8 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एंड 18 इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इट्स अ एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गॉन, एंड आर्गॉन जो है इट्स अ इनर्ट गैस एलिमेंट, इट्स अ नोबल गैस एलिमेंट। ठीक है, तो क्लोरीन उसके जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन जो है वो आर्गॉन के जैसे कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, 288 मतलब उसकी ऑटोमेशन कंप्लीट होती है। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे क्या होता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा है 281 में से अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। सिमिलरली क्लोरीन के पास 287 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 17 है टोटल, तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट कैरीज 1 माइनस चार्ज। तो Na+ एंड Cl- आयन कटायन, Na+ का कटायन एंड Cl- का अनायन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एक दूसरे से टाइटली हेल्ड होते हैं। ठीक है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में है, जिसकी वजह से एक दूसरे को हेल्ड करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक साथ बंधे रहते हैं, दैट फोर्स गिव अ नेम कॉल्ड एज अ आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि वो दो आयन के बीच में बना, द पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स इज नथिंग बट द आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि दो आयन के बीच में, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम, सोडियम एटम ट्रांसफर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम जो है वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करता है किसको, क्लोरीन को, मतलब
जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देता है, क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, अगर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, उसने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया 281, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस इसको दे दिया, तो इट गेट कन्वर्ट टू Na प्लस एंड इट गेट कन्वर्ट टू Cl माइनस आयन। ठीक है, सो वाइल क्लोरीन आइटम चेंजेस टू Cl माइनस आयन एंड आइटम Na कन्वर्ट इनटू Na प्लस आयन। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि दो जो आयन है वो एक दूसरे से हेल्ड होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे से हेल्ड होते हैं। ठीक है, द 2 आयन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो क्या हो जाता है, जॉइन हो जाते हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन Na एंड Cl कैन बी शोन एज फॉलो। और उसका जो फॉर्मेशन है वो आपको दिया है ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे इसको हम, जैसे Na के पास Na का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके पास 2, 8 एंड 1 इतने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन जो हमने डॉट से शो किया। ठीक है, इट कैरीज 1 डॉट प्लस Cl के ऑटोमोशन में, Cl का ऑटोमोशन 2, 8 एंड 7 है, तो ऑटोमोशन में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितना हो गया, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो Na कैरीज प्लस चार्ज और Cl गेन करेगा, तो इट कैरीज Cl माइनस चार्ज, और Na प्लस एंड Cl माइनस एंड दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहेंगे। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज अ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में दिया है कि ये जो Na प्लस है एंड Cl माइनस आयन है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन होकर इट फॉर्म्स Na प्लस Cl माइनस, दिस नथिंग बट द NaCl। क्या फॉर्म करेगा, NaCl फॉर्म करेगा। ठीक है, इस जैसे हमने इसके जैसे हमने क्या फॉर्म किया है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म किया है NaCl के बीच में। तो आयनिक बॉन्ड जो है किसके बीच में बनता है, दो आयन के बीच में, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव चार्ज का कटायन एंड नेगेटिव चार्ज का अनायन, इनके बीच में फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, मतलब दो आयन के बीच में ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। देखिए ये आयन्स बनते कैसे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता है, और इसके वजह से एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, इसकी वजह से वहाँ पे दो आयन्स के बीच में जो चार्ज बनता है इट इज़ कॉल्ड आयोनिक, जो बॉन्ड बनता है इट इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ओके, और ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स वहाँ पे बनते हैं, उस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में सम टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज कटायन एंड नेगेटिव चार्ज अनायन, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज नथिंग बट द केमिकल बॉन्ड। उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड, सॉरी इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड है, बट कौन सा टाइप का, इट्स अ आयनिक बॉन्ड। दो आयन्स के बीच में बना है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ आयनिक बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड कैसा। और यहाँ पे देखो, अगर हमने ऐसा किया, जो अगर हमने उसको आयन में कन्वर्ट किया, तो आयन फॉर्म में भी उसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 8 अटेंड करता है, और क्लोरीन एक गेन करके 2 8 8 कर लेता है, मतलब दोनों केस में उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो दोनों भी आयन स्टेबल है, और दोनों आयन स्टेबल होकर अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे से हेल्ड होकर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ आयनिक बॉन्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक और एग्जांपल बचा है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो इस लेक्चर में यही तक। थैंक यू so much।